नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार विकास को नई दिशा दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां रत्नावली महोत्सव के मंच से उन्होंने कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हरियाणा को उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और सरकार गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में समान रूप से काम कर रही है। इससे पहले भी सैनी सरकार ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, चाहे सड़क और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना हो या फिर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर तैयार करना हो। हर मोर्चे पर सैनी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा आज आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका विजन है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे और कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए। सैनी सरकार का ये प्रयास प्रदेश को एक नए हरियाणा के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार लगातार यही दावा कर रही है कि उन्होंने प्रदेश में विकास की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। सरकार का कहना है कि पिछले 1 साल में हरियाणा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में नई रफ्तार पकड़ी है। मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में सरकार ने गांव में सड़कों के चौड़ीकरण से लेकर शहर में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया। राज्य के कई जिलों में नई सड़कें, पुलों और फ्लाईओवर परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है ताकि परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके। ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क सुधारने के साथ साथ जल निकासी और सिंचाई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब हरियाणा कनेक्टिविटी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सैनी सरकार ने हरियाणा एकेडमिक अलायंसेस मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा की सुविधा बढ़ाई जा रही है। विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित रत्नावली महोत्सव को भी सरकार युवा ऊर्जा और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक मान रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि रत्नावली हरियाणा की आत्मा है और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो सैनी सरकार ने हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का दावा किया है। सरकारी अस्पताल में आधुनिक उपकरण है, ई हेल्थ रिकॉर्ड और मातृ शिशु कल्याण योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अब आम नागरिकों को प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में सैनी सरकार हर खेत को पानी और फसल विविधीकरण मिशन पर फोकस कर रही है। किसानों को नई फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और पानी की बर्बादी को रोका जा सके। सरकार का कहना है कि फसल अवशेष यानी पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए
इसी के साथ ही इस चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुखवीर तंवर हमारे साथ मौजूद है। रामराजी जी, मेरा सवाल पहला आपसे रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हमारे चैनल में मेरा सवाल आपसे रहेगा कि सैनी सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमने विकास किया है, तो बात करें विकास क्या सिर्फ आंकड़ों में हुआ है या धरातल पर भी विकास उतरा है? रामराजी जी, देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं 24 घंटे और युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और हमने रोजगार सबसे ज्यादा हमने दिया है बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, 10 IMT और बनने जा रही हैं, जिसमें से हमारा जींद भी शामिल है। और खरखोदा में जिस तरह से बाहर की इंडस्ट्रियां आ रही हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियां भी आ रही हैं और बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हुआ है। रोडों का जाल बिछ गया है, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछ गया है, ये अपना आप में हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बुजुर्गों का भी मान सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। वृद्धावस्था पेंशन 3000 से 3200 कर दी गई है और धनतेरस के दिन 100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाई गई है। SC समाज में वर्गीकरण किया गया है, DSC समाज को उसका हिस्सा दिया गया है। और प्राकृतिक आपदा में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच में रहे और किसानों की मदद करी और उनके आह्वान पर हमारे सामाजिक संगठनों ने मदद करी, यह अपना आप में बहुत बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी विदेश का दौरा नहीं गए और वो विदेश में जाने की बजाय अपने परिवार में रहे, किसानों के बीच में रहे। 24 फसलें हम MSP पर खरीद रहे हैं और किसान की फसल का जो पैसा, बिक्री का पैसा है, 48 से 72 घंटे में किसान के खाते में आ जाता है। और जिस तरह से मैं बताऊं आपको, जैसे ये कबूतरबाजी में बाहर हमारे युवाओं को ये एजेंट भेज देते थे, ठग लेते थे। कल परसों भी हमारे 50 युवा अमेरिका से आए हैं। इनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त कानून बनाया। 28 फरवरी 2024 को ये कानून पारित हुआ। इसमें कम से कम 3 साल से 10 साल तक की सजा, 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना और प्रॉपर्टी भी इसमें एजेंट की प्रॉपर्टी भी उसमें रिकवर हो सकती है, प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है। और इसमें मैं आपको एक बार फिर कहूंगा भाई, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन से भाई, इनके हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है भाई, इनके जो लीगल एजेंट हैं उन्हीं के थ्रू जाएं, लीगली तरीके से जाएं, अवैध तरीके से ना जाएं। और पावर प्लांट भी हमारी सरकार ने लगाया है यमुनानगर में और एयरपोर्ट हिसार में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे अयोध्या धाम के लिए पहली फ्लाइट को रवाना किया था। और आपको बताऊं, रोजगार का मैंने बता दिया। और चिकित्सा के ऊपर जिस तरह से हर जिले में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसमें इलाज हमारा 5 लाख तक का इलाज हमारे बुजुर्गों का फ्री होता है। और ये भी अपना आप में गौरव की बात है। और डॉक्टरों की जो MBBS की सीटें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हुए हैं, चाहे MLA किसी भी पार्टी का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है युवाओं को ज्यादा रोजगार देना। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया है बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली जाती थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज मेरिट का आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है उस घर का बच्चा। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। और इसकी शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री थे।
उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा और बिना खर्ची बिना पर्ची के मैं नौकरियां दूंगा। उन्होंने दिया, उनका अनुसरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और लाडो लक्ष्मी योजना हमारी बहनों के लिए हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी योजना हम लेकर आए, 33% आरक्षण हमारी बहनों के लिए हमने शुरू किया और मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था 3 तलाक, वो हमने खत्म किया। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, ये भी अपना आप में गौरव की बात है, क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। ये जनता के आशीर्वाद से सब संभव हो पाया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है 2047 तक, उसको साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। हमारा हरियाणा विकसित राज्य की ओर अग्रसर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने संकल्प पत्र में 217 वायदे किए थे, उनमें से 46 को 1 साल में पूरा कर लिया गया है और 158 पे प्रगति से चल रहा है। बेशक समय थोड़ा हो, सरकार ने थोड़ा समय मिला, लेकिन हमारी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है और रफ्तार से हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार काम कर रही है, ये अपना आप में उदाहरण है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की मैंने आपको बताई, और बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा है और शिक्षा है, इस क्षेत्र पर विशेष हमारा फोकस है। और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त हरियाणा, और मैं आपको बताना चाहूंगा अपराध मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम करी है, ये हमारा फोकस है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, पुलिस चाहे ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकती है अपराधियों से निपटने के लिए। इससे अपराध के आंकड़ों में भी कमी आई है, ये भी अपना आप में गौरव की बात है। और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हमारी प्रदेश की जनता को और बड़ा तोहफा देंगे। और ऑनलाइन रजिस्ट्रियां शुरू हो गई हैं, घर बैठे ही अब हमारा कोई भी नागरिक घर बैठे ही रजिस्ट्री करवा सकता है। जी आप बने रहें, हमारे साथ में सुखबीर तंवर भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका रुख करेंगे कि जैसे कि लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 1 साल में सैनी सरकार द्वारा विकास कार्यों की रफ्तार है वो लगातार बढ़ती आई है, और वही दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कहा जाता है ये सिर्फ आंकड़े कागजों में सीमित है। तो आपको क्या लगता है, क्या विकास धरातल पर उतरा है या नहीं? सुखबीर जी। देखिए ज्योति जी, विगत 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में सांप्रदायिक और जातिगत विभाजन, भ्रष्टाचार में बेतहाशा वृद्धि और बेरोजगारी में वृद्धि निरंतर रही है। और विकास जिसका दावा करने का प्रयास करते हैं, विकास निर्धारित है। जिस तरह से बेरोजगारी की दर आज हरियाणा प्रदेश में सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक 25 से 30% है, और भर्ती के जो घोटाले हुए, जो पेपर लीक हुई और कच्ची नौकरियों पे SKRN के माध्यम से जिस प्रकार से युवा को ठगा जा रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा जो MSP की बड़ी बड़ी बात करते हैं, 24 फसलों की MSP की बात करते हैं, मैं तो चलो उन सब पे नहीं जाऊंगा। अभी आधे हरियाणा की प्रमुख फसल बाजरा को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 2,775 रुपए था, और किस प्रकार से आज तक भी 1,600 से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पे लूट है, कोई देश के अन्नदाता, इस प्रदेश के अन्नदाता सब देख रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार का औद्योगिक पलायन है, और गुड़गांव और फरीदाबाद को इन 11 वर्षों में जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिस प्रकार से यहाँ
निवेश की तो भूल ही जाओ। निवेश सिर्फ कागजों में, मेक इन इंडिया और हैपनिंग हरियाणा सिर्फ फोटो सेशन साबित हुए हैं और उसका कोई फायदा इस प्रदेश को नहीं मिला है। शिक्षा की अगर हम बात करें, 500 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं और विश्वविद्यालय जो प्रदेश के हैं वो आरएसएस का केंद्र बनाने का निरंतर प्रयास जारी है। स्वास्थ्य की बड़ी बात कर रहे थे, आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भवन नहीं है। और इसके अलावा जिस प्रकार से सारे जिलों की बात कर रहे थे कि हमने विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। गुड़गांव जो हरियाणा प्रदेश का राजस्व 70% से ज्यादा देता है, वो जिस प्रकार से उसका भवन भी तोड़ के वहां पार्किंग बनी हुई है, धरातल की सच्चाई है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा पहले 5 गंभीर बीमारियों को और अभी कल सारे प्रदेश ने पढ़ा होगा अखबार में, जिस प्रकार से 11 यानी कि कुल 16 बीमारियों का जिनका इलाज आयुष्मान के तहत निजी अस्पतालों में होता था, उन बीमारियों का इलाज अब सरकारी में करवाने की इन्होंने नई एक स्कीम लाई है, क्योंकि निजी अस्पतालों में वो इलाज नहीं होगा। निश्चित तौर पे ये गरीब के साथ जो आयुष्मान का कार्ड लेने वाले और जो किरायु योजना में जो पंजीकृत गरीब हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं तो जनहित में मांग करूंगा कि इस प्रकार की घटिया योजना को अविलंब बंद किया जाए और अगर आपने चालू करनी है तो सबसे पहले जो अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग जो खुद बीमार हैं उनमें ढांचागत विकास और उनमें पूरी परमानेंट नियुक्तियां होनी चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से निरंतर 11 वर्षों में उड़ता हरियाणा से अब उजड़ता हुआ हरियाणा पे ये आगे हैं और महंगाई तो नियंत्रण से बाहर है, निरंतर उस पर कोई किसी प्रकार की दखलंदाजी सरकार की नहीं है और शराब माफिया और खनन माफिया जिस तरह से निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में जिस प्रकार से शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई थी, जिस प्रकार से माफिया इस प्रदेश में काम कर रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज अफसरशाही इस प्रदेश में हावी है और जिस प्रकार से जातिगत उत्पीड़न अधिकारियों का किया जा रहा है, जिस प्रकार से वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी स्तर के अधिकारी का जातिगत उत्पीड़न हुआ, वो इस प्रदेश की और इस देश और विश्व की जनता ने देखा। और जिस प्रकार से कबूतरबाजी का विषय अभी बात कर रहे थे, देखिए निश्चित तौर पे विगत के 10-11 वर्षों में इस प्रदेश में कबूतरबाजी एक अभिशाप बना हुआ है और किस प्रकार से इस प्रदेश का नौजवान अपनी जमीन और गहने बेच के कबूतरबाजी के जाल में फंस रहे हैं और ये कहने को कुछ भी कहें, धरातल पे कानून का या जो भी रूल रेगुलेशन है उनका एग्जीक्यूशन नहीं है। और लाडो लक्ष्मी योजना जो विगत वर्ष इन्होंने कहा था, वो एक इस प्रदेश की मातृशक्ति के साथ झूठा और फरेब है। और इसके अलावा आज कानून व्यवस्था का तो कहना ही क्या है कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं, पूरे प्रदेश में रंगदारी, लूट, हत्या सरेआम है और आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये हालात आज प्रदेश के हैं। मैं तो कहूंगा कि जो समय है, बजाय झूठ बोलने के, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने के, आज इस प्रदेश को बेरोजगारी से निजात दिलाने की जरूरत है। आज इस प्रदेश को कानून व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का प्रश्न है। आज इस प्रदेश में जिस प्रकार से निवेश कम हुआ है और जिस प्रकार से औद्योगिक पलायन है, इन सारे विषयों पर संजीदगी के साथ काम करने का विषय है। बाकी अगले आगामी सत्र में ये सारी बातें हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख मुख्य विपक्षी दल है, सारे विषय चर्चा के साथ रखेंगे। और निश्चित तौर पर मैं तो आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से इस प्रकार की झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी बंद करे और धरातल पे जनहित के कार्य करे। जी रामराज जी, जैसा कि कल सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र में रत्नावली आयोजन का उद्घाटन किया, तो इससे क्या सांस्कृतिक विकास को आगे दिशा दी जाएगी या फिर कांग्रेस सही कहती है ये सिर्फ एक इवेंट पॉलिटिक्स है? क्या लगता है आपको? देखो, ये रत्नावली का जो कार्यक्रम था कल कुरुक्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे वहां पे, इससे सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा और इससे हमारे युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये अपना आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और जो हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अगर कोई झूठ बोलने में राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड तक ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में वो अवार्ड जीत सकती है।
और ये कह रहे थे हमारे बुनियादी ढांचे के बारे में। बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है हरियाणा का, और अगर ढांचा खत्म हुआ है, ढांचा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी का ढांचा खत्म हो चुका है। लोगों ने इनको नकार दिया है, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, इसलिए बौखलाहट में उल जलूल बातें करते हैं ये। और जिस तरह से जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे और जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हम जनता को भगवान मानते हैं, भगवान। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, और बुजुर्ग जिस तरह से हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है, सभी वर्ग हमारे से खुश हैं। और इन्होंने बात की डिवाइड एंड रूल की। डिवाइड एंड रूल कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, और जिस तरह से इन्होंने देश का बंटवारा करा, इन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति में देश का बंटवारा करा। जिन्ना जी और नेहरू जी आपस में मित्र थे, उन्होंने आपस में बात करके भाई तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाना, मैं हिंदुस्तान का बन जाऊंगा, वहीं से इन्होंने शुरू किया था। जिस तरह से इन्होंने देश को हिंदू मुसलमानों में बांटा, ये अपना आप में उदाहरण है। फिर इंदिरा जी ने उनकी कसर इंदिरा जी ने पूरी कर दी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी में हिंदू भाइयों का तो पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दिया और मुसलमान भाइयों को छेड़ा तक नहीं। ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, ये अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे, और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया दिल्ली में और अन्य शहरों में, और अब उनको खदेड़ा जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट में भी इन्होंने नाम डलवा दिए थे, अभी उनको खदेड़ा जा रहा है, जिसको SIR बोलते हैं, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। अभी 12 राज्यों में शुरू हो चुका है। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उनको बाहर भगाया जा रहा है, विदेशी घुसपैठियों को। तुम्हारे को तो खुश होना चाहिए, और सरकार की इस बात के लिए तुमने तारीफ करनी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये अपना आप में हमारे हिंदुस्तान की जनता ने देखा। ये नहीं चाह रहे थे एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो। ये सनातन विरोधी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, ये भगवान श्री राम के विरोधी हैं। और जिस तरह से ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, ये अपना आप में उदाहरण है। और आप ये बताइए, वोट चोरी एक नारा लगा रहे हैं, वोट चोरी। अरे वोट चोरी करना हो तो कांग्रेस पार्टी से सीखे। सरदार पटेल जी के पास में 12 वोट थे, 12, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में 1 वोट था। 1 वोट वाले को तो आगे बढ़ा दिया, जिता दिया, और 12 वोट वाले को पीछे छोड़ दिया। सरदार पटेल जी लोह पुरुष थे, लोह पुरुष है। उन्होंने सभी रास्ते तोड़ के भारत को इकट्ठा किया, और वो POK का मामला भी खत्म कर देते। नेहरू जी ने POK थाली में परोस के पाकिस्तान को दे दिया, और बहुत जल्दी POK बात का हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक सवाल सुखबीर जी से करते हैं। सुखबीर जी, जैसा कि रत्नावली का आयोजन किया गया है, तो आपको क्या लगता है इससे सच में सांस्कृतिक विकास होगा, युवाओं में विकास होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने पहले कहा ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये धार्मिक आयोजनों की सरकार है, और निश्चित तौर पे आज विषय है कि युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाए, कैसे उनके रोजगार का ख्याल किया जाए, कैसे प्रदेश में निवेश आए, इन विषयों पे काम करना चाहिए। इस विषय पर निर्धारित है। अभी जो हमारे पे आरोप लगा रहे थे, शायद भूल गए हैं, लोकसभा में 5 इनकी सीट, 5 सीट हमारी, और दोनों के 39% से ज्यादा वोट थे। भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। और एक और बात बताऊं, जो लोग आजादी से पहले और आजादी के बाद मुस्लिम लीग और PDP की गठबंधन सरकार चलाने वाले लोग हमें नसीहत ना दे, ये देश प्रदेश भली भांति जानता है। और मैं कहना चाहूंगा, अयोध्या का ताला शायद इनको पता नहीं ना, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। अयोध्या का ताला सबसे पहले माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ये अपने हक में बेफिजूल की बात करते रहते, इनका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करना, और जिस तरह से अंग्रेजों के लिए मुखबरी करी इनके आकाओं ने उस वक्त के, और भारतीय
जो संविधान है उसका विरोध किया गया और निरंतर भारत की शान तिरंगा का अपमान किया गया, विरोध किया गया। ये लोग ये झूठे राष्ट्रवादी लोग ये हमें सलाह देंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सलाह देंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार की विखंडनकारी राजनीति ये देश और प्रदेश में कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी कड़ी निंदा करती है और इनका जमकर मुकाबला करेंगे। और इस प्रकार के किसी भी विभाजन का हम जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कैसी बात करते हैं यहाँ बैठ के? पहले अपना इतिहास झांक लो, पहले बताओ इस देश को। हमारे पास समय की कमी होने के कारण इस चर्चा को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कि हरियाणा में सैनी सरकार के नेतृत्व में लगातार विकास की जो गाड़ी है वो रफ्तार पकड़ती जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे बार बार चुनावी स्टंट का करार दे रही है। वो कह रही है कि जो विकास है वो सिर्फ कागजों में और आंकड़ों में सीमित रह गया है, धरातल पर विकास नहीं उतरा है। फिर आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।